नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के चुनावी कार्यक्रम सीएम कौन में आप लोगों का स्वागत है। दरअसल हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज ये है कि हर चुनाव के जो चरण होंगे उस चुनाव के चरण में किस तरीके की राजनीतिक गहमागहमी है, वहां पर किसको कितने प्रतिशत वोट पहले मिले थे, इस बार कितने प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद की जा रही है, कौन कौन से मुद्दे प्रभावित होंगे, अतीत क्या था, उनका वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो सकता है। यानी जैसे कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान 10 तारीख को है, इसमें तकरीबन 58 सीटों के ऊपर वोट पड़ने वाले हैं। तो इन 58 सीटों का आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, राजनीतिक दलों की इसमें हैसियत क्या है, वो हैसियत कैसे बदल रही है या नहीं बदली है, इन तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस राउंड में जो अलग अलग राजनीतिक दल है उनका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। कुछ बातें अतीत की भी होंगी, इतिहास में भी हम जाने जाएंगे और वहां की भी राजनीति को खंगालने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ बदलाव आया, आज के समय में नहीं बदलाव आया है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा है जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में है। ठंड मैंने सुना हुआ काफी पड़ रही है, दिल्ली में भी ठंड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब थोड़ी धूप निकल आई है और काफी मौसम सुहाना हो गया है। तो कार्तिकेय, जरा हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि ये जो 58 सीटें हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है और इनमें जो राजनीतिक दलों का परफॉर्मेंस अभी तक था वो कैसा और किस तरीके से था। धन्यवाद आशुतोष जी। चुनाव की गर्मी भी तो बढ़ गई है ना, तो गर्मी होना स्वाभाविक है। आपका मैंने कल भी जो हमने जो शो किया था उसमें जैसे हमने शुरुआत करी, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि जो पहले दो चरण हैं गठबंधन के लिए वो किसी क्रिकेट मैच के आखिरी 10 ओवर की तरह हैं जहां उन्हें बहुत तेजी से रन बनाने हैं, क्योंकि इन दो चरणों से ही चुनाव का मूड सेट होगा। क्योंकि इन दो चरणों पर जितना हाइपर फोकस रहा है चुनाव किसान आंदोलन की वजह से, अगर इसके बावजूद गठबंधन यहां अच्छा नहीं कर पाता तो बाकी उत्तर प्रदेश में उसके लिए मोमेंटम और तेज करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि पहले चरण में 58 सीटें पोलिंग पे जा रही हैं और ये वेस्टर्न यूपी की जो 11 जिले हैं, अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ बोले तो शामली, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये जो पूरा बेल्ट है नॉर्थ से साउथ वेस्टर्न यूपी का, ये वो वाली सीटें हैं। इसमें एक बहुत बड़ा इलाका गन्ना बेल्ट का है जो नॉर्थ का इलाका है इस पूरे बेल्ट में। 58 में से 9 रिजर्व सीटें हैं। और अगर हम जाएं अगर हम इतिहास में जाएं तो अगर हम 2012 और 17 के आंकड़े निकालकर देखें तो आप पाएंगे कि 12 में जब अखिलेश यादव जी की कहीं ना कहीं एक लहर थी पूरे उत्तर प्रदेश में, तब भी बीएसपी काफी अच्छा परफॉर्म किया था इस इलाके में। तो काफी सारे ऐसे पॉकेट्स हैं यहां पर जहां बीएसपी बहुत अच्छा करती है। मतलब आगरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आगरा बीएसपी का गढ़ माना जाता है। आरएलडी भी इसी इलाके में स्ट्रांग है। अगर आप देखें, जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो इस पट्टी का जो नॉर्दर्न इलाका है वहां पर, और नीचे अगर आप आए मथुरा की तरफ, तो बागपत और मथुरा जहां से ये दोनों लड़े हैं चुनाव, आरएलडी के जो मुख्य नेता अजीत सिंह तो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो ये उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरा इलाका है। और इनमें से 58 में से तकरीबन आधी सीटें गठबंधन में आरएलडी लड़ रही है इस चुनाव में। तो ये बताता है कि उनकी जो शक्ति है इस इलाके में वो कितनी थी कम से कम 2014 के पहले। लेकिन 2017 में अगर हम आते हैं तो मैं एग्जैक्ट आंकड़े अभी देता हूं आपको, तो 12 से 17 के बीच में बीजेपी एक बहुत जबरदस्त अपस्विंग करती है और उसका एक बहुत बड़ा कारण मुजफ्फरनगर के दंगे होता है। तो अगर मैं अब इस अपने नैरेटिव को आंकड़ों के जरिए बताऊं जी, तो 2012 में इस इलाके में बीजेपी 58 में से 10 सीटें लाती है, सपा 14, कांग्रेस 5, आरएलडी 9, बसपा 20, और यही आंकड़े 17 में बीजेपी 53, 58 में से 53 सीटें बीजेपी लाती है, समाजवादी पार्टी 2, कांग्रेस 0, आरएलडी केवल 1 सीट और बसपा 2 सीटें। फिर मैं बताऊं कि बसपा का जो इस इलाके में स्ट्रेंथ है, एक और आंकड़े से समझ में आएगा कि इस जो 2017 का जो मैंने आपको विवरण दिया उसमें अगर आप इन सीटों में देखें नंबर 2 पोजीशन पे कौन आया। बीजेपी जब 53 सीटें जीती तो पहले पोजीशन पर तो बीजेपी ही लगभग हर जगह थी, तो तकरीबन 30 सीटों पर बसपा नंबर 2 पर यहां पर थी।
और कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था वो 20 सीटों पर नंबर 2 पर था। तो कहने का मतलब है कि ये बसपा के लिए भी एक अहम इलाका है, रालोद के लिए भी एक अहम इलाका है। बीजेपी ने नया नया यहां पर वर्चस्व बनाया है, नया नया का मतलब पिछले 8-9 साल में जी। और सपा को अगर पावर में आना है वापस तो इस इलाके से बहुत बेहतरीन शुरुआत उनको और उनके गठबंधन को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये वो इलाका है जहां ट्रेडिशनली बहुजन समाज पार्टी स्ट्रांग रही है कि 2012 में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है उस वक्त भी इस इलाके में बहुजन समाज पार्टी को 29% वोट मिलता है और 20 सीटें उनके पास जाती है, जबकि सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है। और अगर आप 2017 का भी अगर आप उदाहरण उठा के देखें तो भी वोटों के लिहाज से वो नंबर 2 थी, यानी जो बीजेपी है उसको 46.3% वोट मिलता है और बीएसपी को 22.5% वोट मिलता है। तो यहीं से बातचीत को हम शुरू करते हैं। लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो एक बड़े चैलेंजर के तौर पर उभरा है और बीएसपी उस हिसाब से दिखाई नहीं पड़ी जिस हिसाब से उसको दिखना चाहिए था। क्या इस बार आपको वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, बीएसपी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है इस इलाके में। तो बीएसपी का क्या होता है? बीएसपी अगर मैं एक मोटा मोटा एनालिसिस दूं तो बीएसपी अपने कोर दलित वोट, उसमें से भी कोर जाटव वोट के साथ चुनाव शुरू करती है। फिर वो एक कैंडिडेट देती है किसी ऐसी जाति का जिसका एक प्लस वोट हो और फिर जब वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाती हैं तो फिर वो मुस्लिम्स के लिए एक चॉइस पैदा कर देती हैं कि वो उनकी तरफ जाएं या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं। अब जो मौजूदा हालात है वहां पर सारे पंडित यही कह रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित, कि देखिए बसपा अभी सक्रिय नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं बसपा शून्य पे आ गई है, लेकिन बसपा का जो नॉन जाटव वोट है वो कहीं ना कहीं सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है इस समय। लेकिन बसपा ने फिर भी 58 में से तकरीबन 16 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। तो स्ट्रैटेजी फिर वही है कि हमारा जाटव वोट है, कुछ हमारा नॉन जाटव दलित वोट प्लस होगा, कुछ कैंडिडेट अपना भी वोट लेकर आते हैं और बाकी फिर मुस्लिम वोट, क्योंकि हमने कैंडिडेट ऐसा खड़ा किया है। तो बसपा कोशिश तो करेगी चुनाव में बने रहने की, लेकिन अगर ये एक बाइपोलर फाइट बन जाएगी तो वहां पर सीधा सीधा मुकाबला एसपी, आरएलडी और बीजेपी का है। लेकिन आशुतोष जी, आपने जो ये बात छेड़ी है ये शायद इस चुनाव का एक बहुत ही पेचीदा फैक्टर बन के उभरेगा 10 मार्च को। बसपा का परफॉर्मेंस काफी हद तक डिटरमिन करेगा कि बीजेपी कैसा करती है पूरे राज्य में। हाँ, बट ये वो इलाका है जिसको चरण सिंह का इलाका कहते हैं और जिस लेगेसी को जयंत चौधरी इस वक्त इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो जुगलबंदी है उसके आधार पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस इलाके में तो अब बराबर की टक्कर जो है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को दे रहे हैं। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दरअसल अखिलेश और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है वो बीजेपी पर 20 पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या चरण सिंह ने जो ओरिजिनल सोशल कॉम्बिनेशन बनाया था आज वो वाकई में जिंदा है, जिसको एक जमाने में अजगर कहा गया, बाद में उसको मजगर कहा गया? जी बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो उस समय की जो राजनीति थी, जो 70-80 के दशकों की राजनीति थी, वहां पर चौधरी चरण सिंह ने एक किसान आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके कहा कि देखिए अपनी अपनी जातियों से हटिए, लेकिन आपकी आइडेंटिटी जाति से ज्यादा एक किसान की है। तो जो आप सारी मध्यवर्गीय कास्ट हैं, जो आप ये बीच की कास्ट है जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, उनमें अजगर, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। और राजपूत क्यों जुड़ते हैं इसमें? क्योंकि राजपूत उस समय तक कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो ब्राह्मण स्टैंड से कहीं ना कहीं नाखुश थे, तो वो आके जुड़ जाते हैं इस इलाके में और वो एक बहुत ही फॉर्मिडेबल अलायंस बना लेते हैं चौधरी चरण सिंह साहब। फिर कहीं ना कहीं समय के साथ इसमें एम भी जुड़कर ये मजगर बन जाता है। फिर टिकैत साहब भी इसमें जुड़ जाते हैं, सीनियर टिकैत साहब। अब इसके इस पूरे फॉर्मूले का सबसे पहला टेस्ट आता है 1990 की शुरुआत में, जो 90 का दशक है उसके शुरुआत में, जब हम ये देखते हैं कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में केंद्र सरकार कोटा दे देती है। अब इसमें जाट का एक्सक्लूजन हो जाता है, लेकिन गुज्जर और यादव इसमें या अहीर जो है वो आ जाते हैं। तो पहला फ्रिक्शन कहीं ना कहीं यहां हो जाता है। और ये वो भी समय है जब राम मंदिर की वजह से और मंडल की वजह से राजपूत
जो है वो बीजेपी की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। तो ये अलायंस कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा सा जाता है। फिर हम सुनते हैं MY के बारे में, और ये MY बना रहता है काफी समय तक समाजवादी पार्टी के लिए। और जो उत्तराधिकारी चौधरी चरण सिंह के, अजीत सिंह जब पॉलिटिक्स संभालते तो 2009 में अगर मुझे सही याद है तो वो अलायंस कर लेते हैं बीजेपी से। तो जो मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन है उसमें से रालोद से मुस्लिम कहीं ना कहीं छिटक जाता है, ये भी एक फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों की वजह से ये जो मजगर फॉर्मेशन है ये, और फिर इसका जो एक क्लाइमैक्स आता है वो मुजफ्फरनगर 2013 में आता है, जब दंगों की वजह से ये पूरी जो हार्मनी है मुस्लिम जाट वो कहीं ना कहीं टूट जाती है, और बहुत भारी नुकसान रालोद को होता है, क्योंकि रालोद का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो अब छिटक जाता है, बिखर जाता है रादर, और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता है। तो कई वजहों से ये डिसएग्रीगेशन होता है। सॉरी, इस इलाके में जाटों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और उनको किसान आंदोलन से सीधे जोड़ा गया है। जाट इस इलाके में तकरीबन 12 से 15% है और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल, सोशली भी काफी पावरफुल रहे हैं। लेकिन जाटों का जो रुख है, क्या जो ये बात कही जा रही है कि जाट पूरी तरीके से बीजेपी से कट गए हैं या 50-50 हैं, तो आपकी स्टडी क्या कहती है? और जाट मुस्लिम एकता जो 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से टूटती है, क्या वो इस बार जुड़ती हुई दिखाई पड़ती? क्योंकि किसान आंदोलन ने कहा था हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। तो एक ये जाट ऐसा सीजन का फ्लेवर बन गया है, तो मैंने सोचा जरा आपके दर्शकों को ये भी समझाएं कि इसका ओरिजिन क्या है। तो जाटों की कहानी काफी सालों पहले, काफी सदियों पहले शुरू होती है, जब ये एक लड़ाका कौम की तरह, तो जाट ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से नहीं, ये तकरीबन 12वीं शताब्दी में हरियाणा के एक इलाके से उत्तर प्रदेश में माइग्रेट करते हैं। और जब माइग्रेट करते हैं तो नए नए गांव में अपने जो हैं अपने इलाके बनाते जाते हैं। आज जो हम सिसौली की बात करते हैं आशुतोष जी, सिसौली उस समय जाटों की जो बिरादरी थी, क्लैन जिसे हम कहते हैं, उनके मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में से एक माना जाता था। तो सिसौली के खून में कहीं ना कहीं वो लड़ाकापन है, तो हमें बिल्कुल भी चौंकना नहीं चाहिए आज अगर हम इसको देख रहे हैं। तो समय के साथ क्या होता है कि दिल्ली में कई ताकतें राज करती हैं, इसमें मुसलमान रूलर होते हैं, अकबर भी आते हैं, फिर मुगल एम्पायर आता है, फिर अंग्रेज भी आते हैं। तो अलग अलग जो आते हैं दिल्ली में, वो जाटों की इस जो इनकी यूटिलिटी है इसको समझते हैं, और क्या करते हैं कि जब भी अपने इलाकों में कोई रेबेलियन होता है या कोई दिक्कत आती है तो वो जाटों को बोलते हैं कि आइए हमारी मदद करिए, और जाट भी आगे से फिर उनसे अपने लिए कंसेशन लेते हैं कि देखिए हमें अपना स्वाधीनता चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और अकबर खासकर इनके लिए काफी सारी ऑटोनॉमी देते हैं। जब अंग्रेज आते हैं तो वो भी ये बात समझते हैं, और 1857 की जो क्रांति होती है उसमें जाट काफी हद तक लड़ते भी हैं, और ये समझ जाते हैं अंग्रेज कि इनको कंट्रोल में रखना जरूरी है। और तब कहीं ना कहीं जाके जो एक खाप कल्चर है, बहुत पुराना कल्चर है, एक खाप कल्चर, ये हमको सुनने में अब आता है मीडिया में, खाप कल्चर, चौधरी का होना, वजीर का होना, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पुरानी ये जो चली आ रही हैं। तो अंग्रेज कहीं ना कहीं उस पर एक विराम लगा देते हैं, और उनके जाने के बाद वापस जो इनकी प्रक्रियाएं हैं ये शुरू होती हैं। तो मैंने सोचा कि जरा इसके बारे में भी बात हो जाए, क्योंकि इतना हम बात करते हैं इस कौम के बारे में। तो देखिए, मैं ये कहना कि सारे जाट वापस बीजेपी से चले गए हैं रालोद और सपा की तरफ, ये गलत होगा। लेकिन ये कहना कि कोई भी नहीं गया है, ये भी गलत होगा। इस समय अगर आप फील्ड पर जाएं, जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जो रिपोर्ट्स हम सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफी हद तक जाट वापस आ गए हैं गठबंधन की तरफ। और एक चीज और, ये भी एक फैक्ट है कि जो मुस्लिम वोट मायावती जी के पास था, उसका उनके पास अब रहना कहीं ना कहीं संदिग्ध हो गया है। ये भी एक फायदा अब गठबंधन को होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर अब मायावती जी क्रेडिबिलिटी को डाउट कर रहे हैं, जो उनके एंटी बीजेपी क्रेडिबिलिटी है उसको डाउट कर रहे हैं, ये सोचकर कि जो मायावती जी का रुख रहा है बीजेपी की तरफ, कहीं जाकर वो अंत में उनसे मिल ही ना जाए। तो ये कहना कि सारे जाट वापस आ गए हैं गलत है, लेकिन स्थिति काफी बेहतर हुई है गठबंधन के लिए इस इलाके में, और मैं कहूंगा मुस्लिम का एक प्लस वोट आएगा वापस, जो मायावती जी के खेमे से, उसकी वजह से भी गठबंधन को फायदा होगा। तो जो मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन है बनता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी सी और बात कर दूं इसके पहले हम अगले सवाल पर पढ़ें।
गुज्जर भी एक एंगल है इसमें। दो ऐसी सीटें हैं, जेवर और दादरी, जहां पर गुज्जर डोमिनेंट मतलब एक रोल प्ले करते हैं डिटरमिन करने का चुनाव को। अब अगर आप देखें, गुज्जरों की संख्या कम है, लेकिन बीजेपी पिछले साल मिहिर भोज राजा एक थे उस इलाके में, उनकी एक प्रतिमा को इनॉग्रेट करती है, उसके सामने लिखती है गुज्जर राजा मिहिर भोज। और गुज्जर समाज में ये उनकी कोशिश होती है कि चलिए जाट हमसे छिटक रहा है तो कम से कम गुज्जर ही वापस आ जाए। लेकिन बहुत ही जल्दी उनको एक दिन के अंदर अंदर उनको ये बदलना पड़ता है, उनको वो गुज्जर टाइटल हटाना पड़ता है, क्योंकि उन राजा की धरोहर पर राजपूत क्लेम भी है। और राजपूत और गुज्जरों के बीच में इसको लेकर एक विवाद शुरू हो जाता है, जो आज तक चल रहा है। बिल्कुल। और अगर मुझे सही याद है तो शायद ये जेवर है या ये जेवर, जो जेवर की इस समय सीट है, वहां पर ये डायरेक्ट फाइट है कि एक तरफ राजपूत कैंडिडेट है और एक तरफ एक गुज्जर कैंडिडेट है, और वहां पर ये मुद्दा काफी चल रहा है। तो अगर आप देखें तो ये जो पूरा मजगर का हमने डिकम्पोजिशन किया, हर कास्ट हर समुदाय की अपनी कहानी है, और हर कहानी कैसे प्ले आउट, इसीलिए ये चुनाव इतना कॉम्प्लिकेटेड है प्रेडिक्ट करना। एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जाट और मुस्लिम ये एक साथ आ रहे हैं, और जाट जिस तरीके से रालोद और अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरीके का एसर्शन और एग्रेशन दिखा रहे हैं, उससे जो ओबीसी की जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें एक तरीके का एवर्जन पैदा हो रहा है, और वो जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है। ऐसा कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? आशुतोष जी, इस इलाके में तो देखिए ईबीसी का कुछ खास ऐसा उनकी संख्या नहीं है यहाँ पर। जो मेन, अगर आप देखिए, यही एक बात है, अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो हम जैसों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, एग्जैक्ट आंकड़े आ जाएंगे, पर आंकड़ों के एब्सेंस में हमें एक गेस और एक फील्ड रिपोर्ट पे जाना पड़ता है। तो देखिए अलग अलग समुदाय हैं, जाटव दलित बहुत हैं इस इलाके में, जाट हैं, गुज्जर हैं, राजपूत है, यादव हैं, एक गडरिया करके भी एक है पाल जो समाज है। लेकिन ईबीसी का जो एक वोट है वो ज्यादातर अवध पूर्वांचल इलाके में आपको मिलेगा। इस इलाके का अगर वहां असर होता है तो मुझे वो मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत दूर के इलाके हैं ये। और इन इलाकों के अंदर जो सीटें हैं वहां पर शायद अगर आप कुछ 2-3 ही समुदायों को साध लें तो आप सीट जीत सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा फैक्टर है। दलित फैक्टर हो सकता है, दलित क्या रोल प्ले करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, खासकर कि नॉन जाटव दलित जो हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईबीसी का जो आपका सवाल था इतना कुछ खास मुझे नहीं लगता, कि क्योंकि अगर आपने उनको नाराज कर भी दिया, लेकिन अगर आपने बाकी 2-3 अपने समुदायों को साध लिया तो आप वो सीट तो निकाल ही जाएंगे। अब अंत में गुगली तो परफॉर्मेंस 2017 वाला आपको दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी 53 सीटें ले आती है, या 2012 वाला जहां सीटें स्कैटर्ड होती है, वहां बीजेपी को भी सीट मिलती है, समाजवादी पार्टी को भी मिलती है और बीएसपी को भी मिलती है, यहां तक कि आरएलडी और कांग्रेस को भी सीटें मिल जाती है। तो एक तरीके से स्कैटर्ड होता है। क्या स्कैटर्ड दिखाई पड़ रहा है, या लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीजेपी के बीच में? नहीं, ऐसा कहना कि कोई बीएसपी कुछ नहीं जीतेगी ये तो गलत होगा। मैंने अभी ही बात कर रहा था मैं फील्ड में किसी से, कुछ सीटों पर बीएसपी अच्छा चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर कांग्रेस भी अच्छा चुनाव लड़ रही है। लेकिन हाँ, जो टॉप 2 पार्टीज होंगी बाय अ वेरी बिग मार्जिन, मतलब बाय अ वेरी फार डिस्टेंस, सेकंड, दूसरे और तीसरे में बहुत गैप रहने वाला है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। पहले दूसरे में कितना गैप रहेगा ये मुझे नहीं पता, पर पहले 2 गठबंधन और बीजेपी ही रहेंगे, और दूसरे और तीसरे में बहुत गैप रहेगा सीटों में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो आपकी गुगली का जो मैंने जवाब, आपकी गुगली का जवाब मैंने एज से ही दिया है, मैंने बैट का एज लगा दिया आपने, और बॉल पीछे बाउंड्री की तरफ चली गई है। लेकिन एज किसको है अभी उस एज दोनों में से जिसको आपने कहा कि नंबर 1 नंबर 2? बहुत कहना मुश्किल है। देखिए मैं जी, जब तक मैं फील्ड पे ना जाऊं मैं ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर हम सोच रहे थे, और ये मैं शुरू से मानता हूं, ये कहना कि बिल्कुल वन वे स्वीप है गठबंधन के लिए इस इलाके में क्योंकि किसान आंदोलन है, जाटों का गुस्सा है, ये गलत होगा। हमें ये समझना होगा बीजेपी का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, और अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको मैसिव गेन चाहिए पीछे से। तो अगर गठबंधन यहाँ पे आके इस स्टेज पर इक्वल भी रख लेता है या थोड़ा सा भी आगे चला जाता है तो ये गठबंधन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। 2017 के कंपैरिजन में उनका जो अपना
एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम प्योरली इसको एक ऐतिहासिक आंकड़ों के नजरिए से देखें तो अगर गठबंधन थोड़ा सा भी इस इलाके में आगे निकल जाता है बीजेपी से, तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय, इतनी शानदार, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। दूसरे चरण के लिए हम फिर उपस्थित होंगे और दूसरे चरण की एनालिसिस विवेचना करेंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।